हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाओं की वर्ग के अंतर्गत क्या स्थिति है इसके विषय में अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत नारीवाद का किस प्रकार से स्थापना हो इसकी बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग आइए देखते हैं भारतीय महिलाएं वर्ग क्या है, क्लास क्या है। जैसे आप लोग सामान्य कक्षा में आप लोग देखते हैं, हर कक्षा का अपना अपना रूल होता है, अपना अपना पाठ्यक्रम होता है, उसकी अपनी पहचान होती है, उसकी अपनी एक योग्यता होती है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, कक्षा जैसे बीए, एमए, इन सब कक्षाओं का अपना अपना समूह होता है और उसकी अपनी योग्यता होती है, उसमें अपना एक प्रवेश होता है, एक अपनी उसकी क्षमता होती है, एक अपना उसका ज्ञान होता है। तो यानी अगर एक देखा जाए तो समूह से किसी न किसी विशिष्टता के आधार पर, किसी न किसी पहचान के आधार पर, किसी न किसी आवश्यकता या मूल्यों के आधार पर वह अलग किया जाता है समूह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उसी तरह से अगर आप देखें तो समान सामाजिक संबंधों की स्थिति, क्रिया, व्यवहार, पहचान इत्यादि के आधार पर जो व्यक्तियों का समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ऐसे समझिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वह समूह जो किसी विशेष के वजह से पहचाना जाता हो या किसी विशेष के वजह से समाज से अलग होता हो या समाज में उसकी एक अपनी अलग पहचान हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग जन्मजात सिर्फ एक ही वर्ग होता है जो स्त्री और पुरुष वाला होता है। बकिया जो वर्ग होता है सब समाज इत्यादि के माध्यम से क्रिएट होता है। तो जन्मजात वर्ग अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही वर्ग होता है, स्त्री और पुरुष। लेकिन ऐसा नहीं है, समाज में अन्य बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे दृष्टिकोण, बहुत सारे आधार बनते हैं जिसके आधार पर वर्ग बनते हैं। हमने क्या कहा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी न किसी निश्चित आधार पर, किसी योग्यता पर, किसी आवश्यकता पर, किसी क्षमता पर, किसी समस्या पर एक समूह बना लेता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसको फिर से देखिए, समान सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध, समाज में ऐसा मत सोचिएगा कि समान सामाजिक संबंध यानी समाज की जो आवश्यकताओं से या विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक संबंध बनते हैं, समान सामाजिक संबंधों की स्थिति या क्रिया या व्यवहार या पहचान के आधार पर जो समूह निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो वो जो समाज में, जैसे समाज में जो संबंध बनते हैं तो संबंधों के प्रति क्रिया भी तो होती है, व्यवहार भी तो होती है, उन संबंधों का अपना आधार और मूल्य भी तो होता है, उन संबंधों का अपना पहचान भी तो होता है। तो यही बात किया जा रहा है। तो उसमें जो वर्ग बनेगा उसमें समानता पाई जाएगी, उस सामाजिक संबंध में क्या पाई जाएगी, समानता पाई जाएगी। वह चाहे स्थिति के आधार पर बनता हो, चाहे क्रिया के आधार पर समानता बनता हो, चाहे व्यवहार के आधार पर, चाहे पहचान के आधार पर इत्यादि के आधार पर क्या बनता हो, वह समूह बनता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि वर्ग क्या है। अब आगे चलते हैं। अगर प्राचीन इतिहास को उठा करके देखा जाए तो जैसे होता है हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो वर्ण व्यवस्था थी एक प्रकार का ये वर्ग था। तो ये वर्ग इसलिए बनाया गया था कि समाज के सभी लोग अपने कार्य को अगर बांट के करेंगे तो वो समस्या नहीं होगी, सभी लोग अपने अपने दायित्वों को करते रहेंगे तो सामाजिक समस्या या सामाजिक व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए वो वर्ग बनाया गया था। ये अलग बात है कि इस वर्ग का जब दुरुपयोग होने लगा तो वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गई, जिसको सनातन धर्म के ही भगवान बुद्ध ने ही शुरू कर दिया था। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। हम लोग आधुनिक समय में देखते हैं वर्ण आश्रम व्यवस्था के बाद कि अगर हम आधुनिक समय की बात करें, आधुनिक समय में इसका स्वरूप विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है वर्ग का। जैसे अगर हम लिंग के आधार पर देखें, प्रकृति के आधार पर देखें तो दो ही वर्ग मिलता है, स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग मिलता है, जिसमें स्वरूप की समानता पाई जाती है। स्वरूप की समानता पाई जाती है, स्वरूप की क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, जिसके आधार पर क्या होता है, पहचान, यानी स्वरूप के आधार पर पहचान, ये वर्ग बनता है। उसी तरह से स्थान के आधार पर देखिए तो ग्रामीण और शहरी वर्ग, ग्रामीण वर्ग, शहरी वर्ग। उसी तरह से देशी और विदेशी वर्ग भी बनता है, अपने देश के वासी हैं कि विदेश के हैं, इस तरह से स्थान के आधार पर वर्ग। सामाजिक स्तर के आधार पर अगर देखें तो सामाजिक स्तर उच्च वर्ग है,
मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, यानी जो काफ़ी इससे सामाजिक दृष्टिकोण से मान सम्मान से संपन्न है तो उसे उच्च वर्ग कहते हैं। जो खान पान रहन सहन इत्यादि में ही अपना उधेड़ बुन में लगा हुए मध्यम वर्ग कहते हैं। निम्न वर्ग स्थिति तो ये होती है कि जीवन जानवरों की तरह से कमाना खाना उनका डेली का होता है, निम्न वर्ग कहते हैं। इस प्रकार से सामाजिक स्तर के आधार पर अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक आधार पर जो है वर्ग जो है ये जो है गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, उद्योगपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, इसी तरह से देखा जाता है पूंजीपति वर्ग, निर्धन वर्ग, इस तरह से जो है आर्थिक आधार पर वर्ग देखा जाता है। अगर व्यवसाय की हम बात करें, व्यावसायिक आधार पर भी वर्ग देखने को मिलते हैं, जैसे कृषक वर्ग, वकील वर्ग, डॉक्टर वर्ग, सर्विस करने वाला वर्ग, मास्टर वर्ग, बढ़ई, सोनार इत्यादि बहुत सारे वर्ग व्यवसाय के आधार पर मिलते हैं। उस व्यवसाय का मतलब ये होता है वो मालिक भी होता है और उसमें क्रियाकलाप भी करता है, ऐसे टाइप का होता है। उसी तरह से अगर शिक्षा के आधार पर अगर हम वर्ग देखें तो शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग भी देखने को मिलता है। आयु के आधार पर देखें तो बालक, युवा, वृद्ध या बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध इत्यादि में जो है आयु के आधार पर हम लोग समूह को देख सकते हैं। अगर विद्यार्थियों के आधार पर वर्ग देखें तो छात्र छात्राओं के रूप में देख सकते हैं। अगर हम महिलाओं के आधार पर वर्ग देखें तो बालिका, विवाहित और अविवाहित के रूप में देख सकते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं बालिका, विवाहित और बालिका, विवाहित, अविवाहित, वृद्ध इत्यादि के रूप में हम महिलाओं के रूप में भी वर्ग देख सकते हैं। ये हो है क्या स्थिति ये कि जो वर्ग है इन वर्ग के अंतर्गत, इन वर्गों के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति कैसी है, इनकी स्थान क्या है, ये याद रखिएगा। ये भारत जो है थोड़ा पितृसत्तात्मक समाज है, इसकी वजह से महिलाएं वर्गों में तो बटी हुई मिलती हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है इनकी, जैसे पारिवारिक क्षेत्र में, घरेलू महिलाओं में महिलाओं की भूमिका वर्ग के रूप में बहुत ज़्यादा होती है। वर्ग के रूप में महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है पारिवारिक क्षेत्रों में, और वास्तव में समाज का निर्माण तो परिवार से ही होता है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो समाज में भी महिलाओं का वर्ग अत्यधिक सक्रिय है। धर्म को बचाए रखना, संस्कृति को बचाए रखना, बनाए रखना, ये सब महिलाओं के ही माध्यम से चलता रहता है। फिर भी इन वर्गों के अंतर्गत जो महिलाओं के प्रति अधिकारों के हनन की बात आती है, या फिर उनके शोषण की बात आती है, या उचित मान सम्मान न होने की बात आती है, जिसके वजह से इनको वर्ग की व्यवस्था के अंतर्गत भी जो स्थान मिलना चाहिए वो मिला नहीं। यही कारण है कि बीएड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ग के अंतर्गत भी इनकी स्थिति सुधारने संबंधी बातों को पढ़ाया जाना सुनिश्चित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ग के अंतर्गत सभी वर्गों में महिलाओं का समान स्थान, समान प्रोत्साहन, समान व्यवहार के लिए कौन कौन से व्यवहार किए जाएं कि वर्ग में स्वस्थ नारीवाद का विकास हो सके, वर्ग के अंतर्गत स्वस्थ नारीवाद का विकास होगा। तो पहला हम लोग देखते हैं वर्ग के अंतर्गत महिलाओं में नारीवाद का विकास करना है। यहाँ नारीवाद का तात्पर्य होता है महिलाओं के प्रति स्वस्थ आचरण, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ दृष्टिकोण, सोच समझ, मान सम्मान इत्यादि के विकास से लिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं नारीवाद। तो हम लोग पहले चलते हैं कि सहयोग एवं सहानुभूति, इस जितनी वर्ग बने हैं सबको अप्रत्यक्ष रूप से संचालित करने का काम महिलाएं करती हैं, और महिलाओं की ही जब विकास की बात आती है तो पुरुष किनारे हो जाता है और दूसरी महिलाएं भी किनारे हो जाती हैं। इसलिए अगर स्वस्थ नारीवाद को अगर बढ़ावा देना है तो तो पुरुष वर्ग और अच्छे स्वभाव की जो प्रबुद्ध महिला वर्ग है उन दोनों को क्या करना होगा, महिलाओं को सहयोग देना होगा और उनको रिस्पेक्ट और सहानुभूति देते हुए उनको प्रोत्साहन करना होगा, तब जाकर के स्वस्थ नारीवाद का विकास होगा, यानी महिलाएं अपने वर्ग के अंतर्गत अपना स्थान पा सकेंगी। दूसरा है सम्मान और स्थान। महिलाएं जो है अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण स्थान परिवार में रखती हैं, समाज में रखती हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का आधार महिलाएं ही बनती हैं। तो जो स्थान समाज में मिला है उस स्थान के अनुसार उनका सम्मान होना चाहिए, उनके व्यवहार का उचित मूल्यांकन होना चाहिए, तथा उनके प्रति जो है मूल्यों का और उनके मूल्यों का महत्व सभी लोगों को करना चाहिए। तो ऐसा किया जाएगा तो वर्ग के अंतर्गत उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार होगा।
सेवा और पारितोषिक, सेवा का काम सबसे अधिक कठिन होता है, जबकि भारतीय महिलाएं क्या विश्व की महिलाएं सेवा सबसे ज़्यादा करती हैं और सेवा के अनुसार उनका सम्मान और पैसा दोनों कम मिलता है। यानी अगर सेवा और पारितोषिक अगर उनको पर्याप्त रूप से दिलाया जाए, अच्छे पुरुष और अच्छे महिला अगर इसकी भर्त्सना करें, इनके प्रति इनके पारितोषिक और सेवा का उचित मूल्य या मानसिकता को तैयार करें, तो स्वस्थ नारीवाद को बढ़ावा मिलेगा, वर्ग के अंतर्गत उनकी स्थिति सुधार होगा। पांचवा चलते हैं समाज में समानता। हाँ, समाज में अक्सर जो सब लोग तो समान योग्यता के नहीं होते, इसलिए जो पुरुष में विभिन्न प्रकार के पुरुष हैं, तो जो समाज में जो पुरुष द्वारा महिलाओं के दायित्वों का, क्रियाकलापों का, सम्मान का इत्यादि का जो हनन किया जाता है, उसे दूर करने के लिए भारत सरकार ने वैधानिक तौर पे तो समानता दिया है, अब सामाजिक तौर पे भी उनको समानता का अधिकार प्राप्त किया जाए। क्योंकि जब समाज की 50% वो हैं, तो समाज के हर व्यवहार, हर निर्णय, हर क्रिया, हर आवश्यकता में उनकी भूमिकाओं को सुनिश्चित करते हुए, उनकी भी इच्छा आवश्यकताओं को समझते हुए निर्णय करना चाहिए। यानी समाज में समानता मिलेगा तो नारी वर्ग के अंतर्गत नारीवाद यानी वर्ग के अंतर्गत महिलाओं की स्वस्थ स्थिति प्राप्त हो सकेगी। शिक्षा की व्यवस्था महिलाओं को पर्याप्त रूप से की जाए, ताकि वो अपने को पहचान सके, अपने को समाज में समायोजित कर सके और समाज की दुर्व्यवस्था को समाप्त भी कर सके, समाज में परिवर्तन को एक नई दिशा देते हुए आवश्यकता को पूरा भी कर सके। इस प्रकार से जो है शिक्षा को पर्याप्त रूप से बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा वास्तव में जितना अधिक महिलाएं शिक्षित होंगी, यानी स्वस्थ व्यवहार, शिक्षा का मतलब ही होता है स्वस्थ व्यवहार, वही व्यक्ति शिक्षित है जो स्वस्थ व्यवहार करता हो। तो जो स्वस्थ व्यवहार को जितना ही अधिक बढ़ावा मिलेगा, उतना ही महिलाएं परिवार से लेकर के समाज तक इत्यादि उत्तरोत्तर स्तर तक सुधार करती जाएंगी। इसीलिए शिक्षा महिलाओं को परम आवश्यक है, शिक्षा की व्यवस्था पर्याप्त रूप से की जाए। स्वास्थ्य की सुविधा महिलाएं जो है कई दायित्वों से गुजरती हैं, जैसे पत्नी, माँ इत्यादि रूप भी उनको जब प्राप्त होता है, उनको स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। उनके स्वास्थ्य के प्रति उनका सहयोगपूर्ण व्यवहार हो, दूसरी महिलाओं का, पुरुषों का भी, सरकार का भी अगर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, पौष्टिक भोजन इत्यादि की अगर व्यवस्था करते हुए अगर उनको स्वास्थ्य को प्रोत्साहन मिलेगा, तो अपने दायित्व और कर्तव्य को करते हुए सफल होंगे अपने जीवन में। साथ ही उनको जो है किसी समूह के अंतर्गत वो अपना स्वस्थ व्यवहार प्रदर्शित भी कर सकेंगी। 8वां है प्रशासनिक सहयोग। प्रशासनिक सहयोग का यहाँ तात्पर्य है कि सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता या सुरक्षा संबंधी सहायता या अन्य रोजगार संबंधी सहायता इत्यादि प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से भी महिलाओं को अगर प्रोत्साहन किया जाएगा, तो वर्ग के अंतर्गत होने वाले भेदभाव को कम करते हुए महिलाएं अपना विकास कर सकेंगी, अर्थात स्वस्थ नारीवाद को बढ़ावा मिलेगा। रूढ़िवादिता की समाप्ति। सामाजिक स्तर पर या कोई भी अवधारणात्मक स्वरूप में या किसी समाज के माध्यम से या राजनीतिक क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में जो भी रूढ़िवादी प्रवृत्ति बनाई हो चुकी हैं या उत्पन्न हो चुकी हैं या पहले से हैं, उनको धीरे धीरे समाप्त करने संबंधी आधारभूत मूल्यों को भी समाज में पढ़ाया जाना चाहिए कि यह किस प्रकार से अनुचित है, इसका उचित रूप क्या है या इसका समाप्त करने में क्या फ़ायदा है इत्यादि संबंधी विचारधाराओं को, क्रियाकलापों को भी महिलाओं को और समाज को पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, ताकि रूढ़िवादी प्रवृत्तियां समाप्त हो सकें और महिलाएं वर्ग के अंतर्गत अपना स्थान और अपने से संघर्ष करके नारीवाद की स्थापना कर सके या स्वस्थ दृष्टिकोण या स्वस्थ व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर सके। 10वां है विकास का अवसर। महिलाओं को भी पुरुषों के समान विकास का अवसर मिलना चाहिए। भारत सरकार के अंतर्गत 50% आरक्षण की बात आई, परंतु जब लोगों ने कहा कि जिस तरह से पुरुष वर्ग में आरक्षण की बात बांटी गई उसी तरह से महिलाओं में बांटी जाए, तो सरकार ने पत्ता ही खींच लिया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो यानी 50% आरक्षण है, तो जैसे ST SC OBC में बांटा गया है उसी तरह से महिलाओं में भी 50% में बांट दिया जाए, तो लोगों की सहमति नहीं बनी, जिसके कारण से वह 50% आरक्षण अटक गया। 33% तक का मामला गर्म है। देखिए भगवान कहाँ तक सफल करते हैं। विकास की यहाँ अवसर की बात आती है, तो विकास के अवसर का तात्पर्य है कि समाज के द्वारा और राजनीति के माध्यम से संवैधानिक तौर पर जब अवसर की इनको समानता दी जाए और व्यवहार में भी अवसर की समानता उपलब्ध कराया जाए, तब क्या होगा, महिलाओं के प्रति जो वर्ग के अंतर्गत जो शोषण होने वाला है उससे निजात मिलेगी और महिलाएं अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगी।
नेतृत्व की क्षमता का विकास महिलाओं के अंदर नेतृत्व की क्षमता से संबंधित विकास भी करना आवश्यक होता है, क्योंकि महिलाएं जब तक स्वयं अपनी बागडोर और आत्मविश्वास के साथ आत्म कमान नहीं संभालेंगी, तब तक जो वर्ग के अंतर्गत दूसरे के अधिकारों का हनन करने वाले, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हैं, वो मार्ग ही नहीं देंगे। इसलिए महिलाओं के अंदर नेतृत्व की क्षमता या महिलाओं से संबंधित महान व्यक्तित्व की से प्रेरणात्मक स्वरूप में उनको जानकारियां उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि वह अपने आप का नेतृत्व कर सके और अपना विकास कर सके और महिलाओं के प्रति स्वस्थ नारीवाद की स्थापना हो सके। जैसे अगर हम कहें 12वां आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा महिलाओं के प्रति जो है, आधुनिक जो विचारधाराएं जो विज्ञान के माध्यम से प्रयोग होते हुए सिद्ध की जा रही हैं कि नहीं, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। बस इतना है कि उनको आत्मविश्वास जागृत करते हुए अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इससे संबंधित जो भी प्रयोग हैं, जो भी विचारधाराएँ हैं, जो भी प्रमाण हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी महान वैज्ञानिक और महान विचारधाराएँ हैं, उसको अगर पढ़ाया लिखाया जाए तो महिलाएँ जो है वर्ग के अंतर्गत संघर्ष करते हुए अपने स्थान, अपनी उपलब्धि को हासिल कर सकेंगे और सफल हो सकेंगे। अगर 13वां की बात त्याग से उपलब्धि, त्याग से उपलब्धि का यहाँ तात्पर्य ये है कि जब आदमी किसी कार्य को करता है तो उस समय अपने सुखों को त्याग करके दुखों को पाता है, परंतु सफलता जब मिलती है तो वह त्याग सुख में बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाओं ने जिस तरह से गृहस्थ आश्रम में अपने सुखों का त्याग करके घर को, परिवार को सुखी बनाती हैं, उनके त्याग के अनुसार उनको हर क्षेत्रों में हर क्षेत्रों में उपलब्धि, आर्थिक क्षेत्रों में उपलब्धि कराई जाए, सामाजिक क्षेत्रों में उपलब्धि कराई जाए, व्यवहारिक क्षेत्र में उपलब्धि, मान सम्मान प्राप्त किए जाए। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि उनके जो महान त्याग हैं, जो विभिन्न रूपों में हैं, उनका एक उचित स्थान, एक उचित व्यवहार, एक उचित सम्मान, एक उचित क्रिया इत्यादि संबंधी बातों को भी समाज में भली बखूबी पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, समझाया जाए, तो क्या होगा, महिलाएं वर्ग के अंतर्गत नारीवाद की स्थापना कर सकेंगी, या पुरुष महिलाओं के लिए वर्ग के अंतर्गत नारीवाद की स्थापना कर सकेगा। स्वावलंबी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कताई, बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण इत्यादि भी क्रिया कौशल सिखाया जाए। गीत, संगीत इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनको सिखाते हुए उनको, ताकि वह आत्मनिर्भर हो सकें। सबसे बड़ी परनिर्भरता आर्थिक बड़ी खराब होती है। जब आर्थिक रूप से महिलाएं स्वावलंबी हो जाएंगी तब जो है वो अन्य अधिकारों को भी काफ़ी प्राप्त कर सकेंगी। तो स्वावलंबी बनाने के लिए आर्थिक रूप से उनको समृद्ध करने वाले जितने भी मार्ग हैं, जितने भी क्रियाकलाप व्यवहार हैं, उनको पढ़ाया लिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, उनको अभ्यास कराया जाए, उनको योग्यता प्रदान की जाए, तो वो स्वावलंबी हो जाएंगी और वर्ग के अंतर्गत स्वस्थ दृष्टिकोण या स्वस्थ व्यवहार वो निर्मित करने में सफल हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वर्गों का विभिन्न स्वरूप देखने को इस प्रकार से मिला, और इन वर्गों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग में, पुरुष में तो होती ही है, महिलाओं में भी होती है। तो इन वर्गों के संघर्ष को कम करने के विभिन्न उपाय हमने आपको बताया, जो स्वस्थ नारीवाद या नारियों के प्रति स्वस्थ व्यवहार का निर्माण करने में सफलता मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा व्याख्यान समझ गए होंगे। व्याख्यान समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।